गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी आईएएस कोचिंग के बारे में, तो उस पर थोड़ा लोगों का रिस्पांस आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक दूसरी छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आईएएस में जाने के लिए एक तरीके से आपको टिप भी मिलेगी और शायद हो सकता है कि कोचिंग से आपका छुटकारा भी हो जाए। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। मगर ये कहावत जो है, ये आईएएस कोचिंग बिजनेस को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करती, क्योंकि एक अनार में 100 बीज तो होते ही हैं, सबको एक एक बीज मिल सकता है। लेकिन यहाँ तो हालात ये हैं कि 900 पोस्टों के लिए हजारों से ज़्यादा तादाद में कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 20-25 तो ऐसी हैं जिनका टर्नओवर दसियों हजार करोड़ से ऊपर है। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि 900 पोस्ट और 20 लाख एस्पिरेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर गेटिंग इनटू आईएएस। तो इसलिए एक दूसरी कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती हुई दिख रही है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, ये किस्सा है हरियाणा का। एक नहर थी, उसके किनारे दो जाट सुबह सुबह मिले, दोनों के म्यान में तलवारें थीं, और उन्होंने कहा कि देखो पानी आएगा नहर में। तलवार निकाल करके एक चित्र बनाया कच्ची सड़क पे, 2 लाइन खींची, बोले देखो ये नहर में पानी आया और ये मेरा खेत है, मैंने ये नहर की मेड़ काटी और मैं अपना खेत सींचूंगा इस तरह से। ये दूसरे जाट ने कहा कि ना ना ना, मेरा खेत तो तेरे से पहले पड़ता है, तो इसलिए मैं बाईं साइड में यहाँ काटूंगा और पहले मेरा खेत सींचेगा। और तलवारें खुली ही थीं और चल पड़ी और दोनों गर्दन नीचे गिर गए। यानी कि जो चीज़ है ही नहीं, उसके लिए हम लोग किस तरह से लड़ रहे हैं। और अभी आजकल आप देखते होंगे कि जातिगत जनगणना, आरक्षण और इस तरह के शोर ज़्यादा होने लगे हैं कि उन 900 पोस्टों में सीटों का बंटवारा जो है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हो। अरे भाई, जब 900 पोस्ट हैं और एस्पिरेंट 20 लाख हैं, तो अगर 900 की 901 कम्युनिटी को दे भी दी जाए तो क्या उनकी बेरोजगारी समस्या हल हो जाएगी? क्योंकि उनकी जो बेरोजगारी की संख्या है वो लाखों करोड़ों में है। तो इसलिए ये तर्क बिल्कुल नहीं है कि जाति या इसके आधार पर ही हो, क्योंकि इससे हमारी समस्या हल नहीं होती। रही बात आईएएस में एंट्री की, कंपटीशन की, तो उसके लिए जो मेरा फंडा ये कहता है कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले एक अपने लेवल की तैयारी करके आप बिना कोचिंग के एक बार अटेम्प्ट करके देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत कमी रह गई है आपके अंदर, तो वो तो कोचिंग हल कर सकती है। लेकिन अगर आपका अचीवमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत नीचे है, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ दूसरा ट्राई करने की ज़रूरत है। और एक जो सबसे ज़रूरी टिप नंबर 1 है, वो ये है कि आईएएस में जाने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है कि आप अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पहले इम्प्रूव करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई कर भी गए तो इंटरव्यू में छट जाएंगे अगर आपके पास कम्युनिकेशन और लैंग्वेज नहीं है। दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बच्चों को क्वेश्चन का थीम नहीं समझ में आता। चाहे आर्ट्स के हों क्वेश्चन, चाहे साइंस के हों, कई बार वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, इसकी वजह से वो नहीं क्वालिफाई कर पाते। जैसे मैं एक छोटा सा अपना ही उदाहरण देता हूँ। जब मैं रुड़की का एंट्रेंस पहली बार ट्राई किया तो मैं हिंदी मीडियम का आदमी था, तो और पेपर अंग्रेजी में था। अच्छा, वहाँ पे चूँकि मैथ्स के 2 पेपर होते थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन आपके सिलेक्शन में ज़्यादा महत्व रखता था। तो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर पे नोट लिखा था कि यू कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट योर 10 बेस्ट आंसर्स विल बी काउंटेड। अब चूंकि हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ आदमी, तो मैंने सोचा यार कि इसका मतलब ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो निगेटिव मार्किंग होगी, दिमाग में चल रहा था ये। तो मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर जो मैथ्स के थे उसमें 10-10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, उसमें 6-7 कोई सही रहे होंगे, तो इसलिए मैं क्वालिफाई करने से रह गया। और जब एंट्रेंस दे करके मैं निकला तो मैंने थोड़ा सा अपने पेपर्स की समीक्षा की,
तो और लड़कों से डिस्कस किया तो जो अंग्रेज टाइप के थे उन्होंने कहा तुम तो 10 ही किए हो तो तुम्हारा तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये था कि सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगले अटेम्प्ट में मैंने यही किया और टॉप कर गया, यानी कि इंडिया लेवल पे मेरी सेकंड पोजीशन आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, ये दो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है कि जो कोचिंग में जा कर के न्यूमेरिकल और इस तरह के डिस्कशन देखते हैं आप, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जो है विषय का अपना फंडा क्लियर करिए। फंडा क्लियर करने का मतलब ये है कि जो भी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, उसमें जो थीम है चैप्टर का उसको समझिए और तब तक उसको अध्ययन करिए जब तक कि पूरी तरह से आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाएं। तो ये दो बिंदुओं को लेकर के चलेंगे और पहला अटेम्प्ट अपने बेसिस पे दीजिए, फिर आगे निर्णय करिए। धन्यवाद।